नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। जब देश में अटल जी की सरकार पहली दफा बनी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, तो उसमें अटल जी के बाद जो शपथ लेने वाले अगले सदस्य थे वो आडवाणी जी नहीं थे, वो थे सिकंदर बख्त। जहां सिकंदर बख्त, जो कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और केंद्र में मंत्री भी रहे, बाद में गवर्नर भी रहे और उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। एक ऐसा रुतबा सिकंदर बख्त को हासिल है जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कोई और माइनॉरिटीज का चेहरा हासिल नहीं कर सका है। जो परंपरा उस वक्त लागू की गई कि हमेशा एक माइनॉरिटी का फेस सामने रहेगा, वो परंपरा लगातार चलती रही और इसलिए आपने देखा बहुत कम उम्र में बाद में शाहनवाज हुसैन कैबिनेट मिनिस्टर अटल जी की सरकार में थे, जो 99 से 2004 के बीच थी और मुझे याद है वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे। बहुत कम उम्र के शाहनवाज हुसैन अभी ही वो काफ़ी यंग हैं और ज़ाहिर तौर पर आप कल्पना करें कि 2004 से ठीक पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में जबकि रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो शाहनवाज साहब, उसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, वो भी और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे और कई दफ़े मंत्री रहे। सूचना और प्रसारण मंत्री अटल जी की सरकार में थे, मुझे याद है। और देखिए कि इन सब नामों के बाद भी कई नाम आए हैं, पर एक चीज़ जो देखी गई वो ये कि इतने बड़े नाम कोई नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मंत्री ज़रूर हैं, पहले मोहसिन रजा साहब थे, अब दानिश अंसारी हैं। इसी प्रकार विभिन्न विभिन्न राज्यों में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसमें कोई ना कोई माइनॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर साल 2014 के बाद ये देखा नहीं गया कि कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा, कुछ दिन रहे थे नकवी साहब, मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन उसके बाद नहीं देखा जा रहा है और आज की तारीख में बिल्कुल नहीं। तो ये एक दलील है, क्योंकि आज आपको हम बता रहे हैं उस प्रोटेस्ट के बारे में जो पटना में हुआ है। पटना में प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक, उसके खिलाफ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो संभवतः आने वाला है अगले सप्ताह, शायद वो संसद में पेश हो जाए। रिपोर्ट तो जगदम्बिका पाल कमेटी ने पेश कर ही रखी है। तो ये दलील दी जा रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम दरअसल जितने भी देश में मुसलमान हैं उनके हितों के रक्षक हैं, उनके रहनुमा हैं, तो जवाब ये दिया जाता है कि जिस सरकार और सत्ता ने पूरे देश में 543 लोकसभा सांसद और 250 राज्यसभा सांसदों में से कोई एक सांसद मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं चुना है, वो क्या हमारे हितों की रक्षा करेगी? ये बात लोगों को इतनी ज़्यादा चुभती है और अपनी तरफ खींचती है कि आज एक ज़बरदस्त नज़ारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस आह्वान पर पटना में दिखाई पड़ रहा था, जहां 8 से 10 संगठनों ने पटना चलो के नारे के साथ पटना पहुंच करके प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट इस बात को लेकर कि वक्फ के जो संशोधन विधेयक का प्रारूप है उसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जो कि मुसलमानों के हक और उनके अधिकारों को छीनेगा। उनकी टोपी और उनकी जो रिवायतें हैं, हिजाब है, उनकी ज़मीन है, उनके कब्रिस्तान हैं, उनके मदरसे हैं, ये सब छीन ली जाएंगी और उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार कहती है कि कैसी बातें ये हो रही हैं, कैसी बातें हो रही हैं। इस तरह का कोई प्रावधान, हज, हर बार जो ये बात कही जाती है तो कोई प्रावधान बताया नहीं जाता है
कि कहाँ पर ये बातें हैं कि मदरसे छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि कानूनी दायरे में वक्फ को लाना है, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह से बन गया है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि मात्र कुछ फीसदी रिच, बहुत ही धनाढ्य मुसलमानों के हाथ में लैंड, ज़मीन वो आ गई है और उनके अपने जो हक हैं वो मारे जा रहे हैं, मुसलमान समुदाय के हक नहीं मारे जा रहे हैं। सवाल भी पूछे जाते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए कि क्या किया जा रहा है वक्फ बोर्ड्स के द्वारा। आप इस बात का जवाब दीजिए कि वक्फ के पास 8 से 9 लाख एकड़ ज़मीन है, उसमें से कितने लाख एकड़ ज़मीन बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। आप बताएं कि कितने अस्पताल हैं जो कि वक्फ की ज़मीन पर चल रहे हैं, और आंकड़े भी इकट्ठा किए गए हैं। कहा गया है नहीं है, क्योंकि ये सब की सब वक्फ बोर्ड अपने अंदर रखे हुए है और वो भारत में एक और भारत बनाना चाहता है। अपनी ज़मीन, अपना अख्तियार उन ज़मीन पर बनाकर रखना चाहता है। और कहा यही जा रहा है कि रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वो वक्फ मंत्रालय, वक्फ के पास है। और ये वक्फ ऐसी बॉडी है जो किसी को भी सीधे तौर पर कह सकती है कि ये ज़मीन हमारी है, ये आपकी नहीं है, भले ही आपको लगता हो कि ये आपकी है क्योंकि ये वक्फ की संपत्ति थी, यहाँ फला हुआ था, चला हुआ था। और ये कह देने मात्र से ही एक अधिकार की स्थिति बन जाती है, डिस्प्यूट में चला जाता है मामला। और डिस्प्यूट भी कुछ ऐसा कि उस डिस्प्यूट को केवल वक्फ की जो ट्राइब्यूनल होती है वहीं लड़ी जाती है, इसे सामान्य अदालतों में जाकर के लड़ने का अधिकार नहीं है, ऐसी भी बात कही गई है। लिहाजा जो देश के कानून हैं उसके अनुसार वक्फ को बनाया जाए, ये बहुत पुरानी डिमांड थी और उसे हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन सरकार की इस प्रिंसिपल्ड पोजीशन पर, जिसे वो कहते हैं, उस पर बहुत आसानी से मानने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं हैं। ख़ास तौर पर वो जो नेता कहलाते हैं मुस्लिम समाज में, और उनका ये कहना है कि ये धर्म पर हमला है। बीजेपी पूछती है धर्म पर कैसे हमला है? कहीं कोई इबादत से जुड़ी हुई ऐसी कोई बात कही नहीं जा रही है जो कि आपको परेशान करे, तो फिर कैसे हमारे मज़हब से जुड़ा मामला आपने कह दिया? ये तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है। तरह तरह की दलीलें हैं, लेकिन हकीकत अब देखिए ये है कि इस एक प्रदर्शन ने पटना में बिहार चुनाव, और ख़ास तौर पर बिहार के बाद बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक ऐसा टेम्पलेट सेट कर दिया है जिसमें कि मुस्लिम वोटों का जो विभाजन हुआ करता था उस पर पूरी तरह से विराम लग गया। इसलिए कि अब इस वक्त ऐसी स्थिति हो गई है जिसमें करो या मरो। कुछ नेता इस तरह के भाषण करते नजर आ रहे थे पटना में, डू और डाई की सिचुएशन है और हम सबको एक होकर के रहना है। अब आप जानते हैं कि आज की तारीख में मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी में बहुत सी पार्टियां सामने आ गई हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के जैसा टैक्टिकल वोटर हमारे देश में शायद ही कोई दूसरा है जो वक्त और समय की नज़ाकत को बहुत अच्छे से पहचान कर वोट देते हैं, और देना भी चाहिए। लोकतंत्र की असली पहचान वही है। अगर उन्हें ये लगता है कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है, तभी जाकर के वो वोट उस पार्टी या उस कैंडिडेट को देते हैं और एक तरफा वोट पड़ता है। बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिवीज़न की बातें आने लगी हैं, और ख़ास तौर पर ऑल इंडिया MIM, ये जो पार्टी है ऑल इंडिया MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन, असदुद्दीन की पार्टी, इसने हैदराबाद से निकलकर कई जगहों पर अपनी गज़ब की पकड़ बनाई है। आप चले जाइए महाराष्ट्र के औरंगाबाद, आप पाएंगे कि वहाँ तो इन्होंने सांसद बनाए इम्तियाज़ जलील, और बहुत से विधायक मजबूती से लड़ते हुए नजर आए AIM-MIM के इसके चुनाव में। इससे पहले कुछ इलेक्ट भी हुए थे। उतना ही नहीं, बिहार चले जाइए आप, सीमांचल के क्षेत्र में जहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, वहाँ पर तो 5 विधायक चुन लिए थे, और कहा यही गया था कि अगर ये वोट न लेते तो शायद तेजस्वी अपनी सरकार बना लेते, इतने मजबूत हैं। बात AIM-MIM की ही नहीं है,
मुसलमान वोटों पर तो हक अपना जेडीयू भी जमाती है, बावजूद इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसे मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं देते हैं अभी तक, या बहुत कम ही देते हैं। उसके बावजूद जेडीयू को लगता है कि वो रहनुमा है, उसके सत्ता में आने के बाद से कभी भी दंगे नहीं हुए हैं, लिहाजा उसे भी और जितनी काम, वजीफे और पोशाक और तमाम स्कॉलरशिप सब कुछ किया है ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए नीतीश सरकार ने, तो उन्हें वोट तो मिलने ही चाहिए। लेकिन इस बात के बाद कि वक्फ पर वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार को इस बार कोई मुस्लिम वोट बैंक से लाभ होने वाला है। वही हाल चिराग पासवान का है। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उनके पिता के ज़माने से ही मुस्लिम अक़लियत हकों की लड़ाई लड़ती थी। याद कीजिए, साल 2005 उन्होंने 29 एमएलए जीतने के बाद कहा मुसलमान मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार का, और ये नहीं बनाया गया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी को उतनी सीटें नहीं आई थीं। अगर वो पासवान की सीटें जोड़ लेते तो फिर मुख्यमंत्री 2005 में राबड़ी देवी हो जाती, लेकिन पासवान नहीं माने, पार्टी उनकी टूट गई और अगले चुनाव जो कि कुछ ही महीनों बाद हुए, उसमें कि उनकी पार्टी ऐसी गिरी कि आज तक फिर वो आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पाई विधानसभा चुनाव में। लेकिन चिराग पासवान वो अभी तक कुछ उस तरह का एक, यूँ कहा जा सकता है कि जो इंस्पिरेशन मुसलमानों के दिमाग में नहीं ला पाए। उन्हें लगता है कि पिता के आदर्शों को, परंपरा को कायम रखना है। उन्होंने कायम रखा भी, लेकिन इस बार बॉयकॉट किया गया। अब देखिए कि जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी और टीडीपी, इन तीनों के जो सांसद हैं, अगर इनको जोड़ें तो इनका आंकड़ा हो जाता है 33। 16 सांसद हैं, टीडीपी के पास 12 सांसद हैं, जेडीयू के पास और 5 सांसद हैं एलजेपी के पास, और जोड़ते हैं तो बन जाते हैं 33। और ये जो 33 सांसद हैं, ये एक तरह से मजबूत खंभे की तरह खड़े हैं। जहाँ तक सवाल एनडीए की सरकार, मोदी सरकार केंद्र में जो है उसका है, तो फिर 240 पर भारतीय जनता पार्टी और ये 33 सांसद मिलके ही तो 272 का आंकड़ा पार करते हैं। तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही कह रहा था कि ये जो 3 पार्टियां हैं, ये जो 3 नेता हैं, नीतीश, चिराग और चंद्रबाबू नायडू, अगर ये खड़े रह जाते हैं वक्फ के समर्थन में बीजेपी के साथ, तो फिर भूल जाएं कि हम उन्हें कभी वोट देंगे। लिहाजा ये एक प्रश्न बनकर सामने खड़ा हो गया इन दलों के, क्योंकि केंद्र में सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इन तीनों में से कोई भी उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार जो है लड़ाई 1 to 1 की होने जा रही है। 2 ही पक्ष होंगे बिहार में, कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, और मुस्लिम वोट खास तौर पर कहीं भी और नहीं जाएंगे सिवाय गठबंधन, जो महागठबंधन कहलाता है, जिसके सीट्स पर आरजेडी और कांग्रेस होते हैं, उनको ही जाएगा। लिहाजा वोटों की गिनती शुरू हो गई है कि 17% से ज़्यादा वोट, 18% के आसपास मुसलमानों के वोट बिहार में हैं। और उसके अलावा आप देखिए तो बंगाल में करीब 30% आबादी है, और मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी उत्तर प्रदेश में भी है। ख़ास तौर पर ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, जो रामपुर से लेकर के सहारनपुर तक हैं, इन सब में हर सीट पर एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर मुस्लिम वोट एक तरफा जाए अगर, तो फिर वो नतीजे बदल देता है। तो जाहिर है कि इन सब सीटों पर गुणागणित बदलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो भी खड़ा होगा वोट उसको मिलेगा। तो इस वक्फ के बिल से नुकसान में कौन आया? नुकसान में यकीनन वो दल आए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नुकसान में वो नहीं आए हैं जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। और नुकसान में वो नहीं आए हैं जो इस बिल को लेकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक पोलराइजेशन का टेम्पलेट स्थापित हो गया है वक्फ के नाम पर। और जाहिर है कि इसका लाभ, अगर वक्फ का विरोध करने वाले हैं तो इस बिल को पारित कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक खड़े हैं। बहुत से लोग जो कि फेंस सिटर होते हैं वो भी खड़े हैं कि भाई आपके पास 8 लाख 9 लाख एकड़ ज़मीन क्यों रहेगी, हम 1 इंच ज़मीन के लिए तरस जाते हैं।
लिहाजा यह ज़मीन आपसे ली जानी चाहिए। और ऐसे में आज मुद्दों की बात छोड़ दीजिए, बिहार के चुनाव में ये जो गठबंधन है, इसे एक ज़बरदस्त मजबूती मिल गई है। और सबसे नज़दीक वो चुनाव और उसके बाद बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाहिर है कि ये पॉलिटिकल बिहेवियर मुस्लिम वोट बैंक आपको दिखाई पड़ेगा, वोट डिवीज़न बिल्कुल नहीं होगा। और इसी तरह से जो लड़ाई है वो ख़ास तौर पर बिहार में अब दिलचस्प हो गई है, क्योंकि 30-32% इंटैक्ट वोट अगर हो जाते हैं यादव समुदाय मुस्लिम समुदाय के दोनों मिला करके, और इसमें अभी कांग्रेस ने कहा है हम साथ लड़ेंगे, और कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है रविदास समुदाय से आने वाले राजेश राम को, अगर उनकी वोट जो कि 5% के आसपास कही जाती है, तो ये सब मिलते हैं तो ये 37% के आसपास होते हैं। जाहिर है कि ये एक ऐसा समीकरण तैयार हो रहा है जो कागज पर बहुत मजबूत दिखने वाले एनडीए के खिलाफ एक मजबूत टक्कर देने की पोजीशन में होगा। और अगर ये ऐसा होने जा रहा है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वक्फ एक्ट का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहती है, आज मैं सुन रहा था जगदम्बिकापाल साहब ये कह रहे थे, जो कि जेपीसी जो बनी थी इस बिल पर, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया, उनके साथ 2 घंटे बैठक की, उनके जितने ऑब्जेक्शंस थे उसको सुना, उसमें से कुछ उनके सुझाव उठाए भी, लेकिन फिर भी वो सड़कों पर अगर हैं तो वो भ्रमित करना चाहते हैं, वो भ्रमित करना चाहते हैं मुस्लिम समाज को। अब देखिए, एक तरफ वक्फ है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सौगाते मोदी जा रहा है। ईद की ईदी है उनके लिए जो कि गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए जो कि निचले तबके मुसलमानों के हैं, उनमें आते हैं। एक पैकेट जाएगा, किट जाएगी जो 500 से 600 रुपए के आसपास की है, और जिसमें ज़रूरत की सारी वो वस्तुएं होंगी जो कि त्यौहार के दिन काम आती हैं। वो कपड़े होंगे, कुछ मिठाई होगी, कुछ सूखे फल होंगे, इस तरह की अच्छी चीज़ें रख करके एक ईदी के तौर पर देश भर में 32 लाख मुसलमानों को ये वितरित की जा रही हैं। ख़ास तौर पर वो जो कि जुड़े हुए हैं मस्जिदों से, 32,000 मस्जिदों को आइडेंटिफाई किया गया है, और ऐसे में हर मस्जिद के पीछे हज़ारों लोग, और उन सब को दिया जाएगा ये सौगाते मोदी। और कहा यह गया है कि जितने भी फेस्टिवल आएंगे माइनॉरिटीज़ के, सब में दिया जाएगा, सब में दिया जाएगा। एक तरफ सौगाते मोदी और उनको जो कि गरीब हैं, वहीं दूसरी तरफ वक्फ की बात, वक्फ ये कहते हुए पास कराने की कोशिश कि दरअसल गरीबों को कोई लाभ नहीं है इस संस्था से, ये अमीरों की संस्था है, और अमीर ज़मीन जा रहा है इसीलिए विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, बात तो अमीरी और गरीबी पर ही आ गई ना, चाहे वो सौगाते मोदी हो या फिर ये वक्फ की बात हो, बात तो आम आदमी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े मसलों पर ही आ गई ना। तो सियासत कहीं भी चली जाए, जो मूल मुद्दे हैं उससे बच नहीं सकती है। गरीबी सबसे बड़ी बात, बेरोज़गारी सबसे बड़ी बात, ये अपने आप में तय है। नीतीश कुमार को दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो दिक्कत दरअसल उनके गवर्नेंस को लेकर होगी, क्योंकि 20 सालों में उन्होंने जितनी अपेक्षाएं उनसे थी उतना शायद काम नहीं किया। लालू को दिक्कत हो रही है क्योंकि 15 सालों में जितनी अपेक्षा थी उससे उन्होंने ज़्यादा काम नहीं कर पाए वो। लिहाजा ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें होती हैं, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। नेता चाहे कुछ भी कह ले, मुसलमानों का सवाल अपने आप में जब भी उठता है तो फिर देश की राजनीति गर्मा जाती है। और ये सिलसिला अब से लेकर के बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव तो कायम रहेगा, क्योंकि जो अलग पटना की सड़कों पर करीब 10 से 15 हज़ार मुसलमानों ने आज AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की छतरी तले लगाई है, ये देश में फैलेगी। 28 या 29 तारीख को ये हैदराबाद में भी प्रोटेस्ट होना है, क्योंकि वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू हैं, आंध्र प्रदेश में माफ़ करेंगे, प्रोटेस्ट होना है क्योंकि उनके सांसद भी यहाँ मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। और ऐसे में ये हर जगह घूमे की बात, किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, इसे अगर बढ़ाया जाता है, ये आप तय करते रहिए। चुनावी मौसम आ गया है और चुनावी मौसम में इस तरह की रेवड़ियाँ आपको हमेशा आती हुई आपकी तरफ दिखाई पड़ेंगी, जिसको लेकर के आप वैचारिक रूप से खुश होते रहिए।
आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए आप बताते रहते हैं, बताते रहिए। नमस्कार।